Hello friends, I'm Anjani from Kids Class channel and today again I'm discuss about history chapter 2 nationalism in India. So let's start. Friends, we are started with two factors that shaped the Indian economy. तो हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश आए थे तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि आया था 1929 में, क्योंकि ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो पूरे वर्ल्ड के लिए आया था, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। और इंडिया पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और कैसे इम्पैक्ट पड़ा था वो हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चर प्राइसेस से थे वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए थे, और एग्रीकल्चर गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो हम लोगों से कम प्राइसेस या बिना दिए प्राइसेस गुड्स खरीद लेते थे और उसे सोल्ड कर देते थे, तो इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होता था इससे। और पीजेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी गुड्स को हार्वेस्ट करके सेल करने में। देवर अनेबल टू पे रिवेन्यू, तो इसीलिए वो टैक्सेस जो होते थे उन्हें पे नहीं कर पाते। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड फैक्टर क्या था जिसने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को सेव किया। देखिए सेकंड फैक्टर था साइमन कमीशन। तो आप लोग सोचेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। ब्रिटिशर्स ने इस कमीशन को पास किया था 1927 में, जो कि हेड किया गया था सर जॉन साइमन के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। इसका ऑब्जेक्टिव था रिव्यू करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और उसमें कुछ चेंजेस लाना। तो आप लोग सोचेंगे कि अगर वो रिव्यू करना चाहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। वहां पे कोई भी पीपल जो था वो इंडिया का नहीं था। तो अगर आप लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो वहां पे इंडियंस तो होने चाहिए ना, क्योंकि इंडिया के लोग ही सजेस्ट करेंगे आपको कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थी कि वहां पे सारे ब्रिटिशर्स थे। कमीशन अराइव्ड इन 1928 इन इंडिया। तो देखिए कमीशन कब आया था, 1928 में आया था इंडिया में, जिसको ग्रीट किया गया यानी कि जिसका स्वागत किया गया साइमन गो बैक के द्वारा। मतलब कि बहुत सारे लोग जैसे लाला लाजपत राय, इन लोगों ने कहा था कि साइमन गो बैक, इसका मतलब वो इसका अपोजिशन कर रहे थे। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि इसके अंदर, इस साइमन कमीशन के अंदर, डोमिनेशन मीन्स रूल बाय ब्रिटिशर्स बट कंट्रोल इन हैंड ऑफ इंडिया। यानी कि रूल तो ब्रिटिशर्स का ही होगा पर इंडिया के हैंड में कुछ कंट्रोल हो सकता है। So he told Gandhiji to attend the round table conference to discuss the future constitution. तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन और कहा कि गांधी जी आप इसमें आइए और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए। बट कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, स्पेशली रेडिकल्स। और जो लोग रेडिकल्स से यानी कि जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और रेडिकल्स लोग वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग नॉन वायलेंटली आजादी पाए, यानी कि वो थोड़े जो गरम दल वाले होते हैं उसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ रेडिकल्स और कांग्रेस लीडर सोच रहे थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग चाहते थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो दिसंबर 1929 में एक लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ऑफिशियली डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। यानी कि हम लोगों ने सीधे ब्रिटिशर से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली और आपको मेरा देश छोड़ना पड़ेगा। ये सीधे सीधे बोल दिया था जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में। तो देखिए ही सेड in 26th January 1930 we will celebrate as a Independence Day। उन लोगों ने कहा कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तब हम लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए थे, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया था आखिर कि हम लोग उस दिन इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए। So friends, now we are discuss the Salt March and starting of civil disobedience movement। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट मार्च के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई।
Gandhiji chose salt because they felt salt could become a powerful symbol to unite the nation. देखिए गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए चूज किया क्योंकि वो ये मानते थे कि जो सॉल्ट होता है वो एक पावरफुल सिंबल हो सकता है नेशन को यूनाइट करने का। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि सॉल्ट जो होता है उससे रिच पीपल भी कंज्यूम करते हैं और पुअर पीपल भी कंज्यूम करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हाई टैक्स चार्ज करती थी सॉल्ट पे, जो कि हमारी बेसिक नीड थी। तो देखिए फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी कि वो ही सिर्फ सॉल्ट को बना सकती थी और कोई भी उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। ओनली ब्रिटिश कैन प्रोड्यूस सॉल्ट, और ब्रिटिश जो थी वो खाली सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकती थी, कोई और नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से जो पुअर पीपल थे उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती थी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च जिसे भी हम लोग कहते हैं वो क्या था। महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को, जिसमें उन्होंने 78 वॉलेंटियर्स का साथ दिया था। उन्होंने इसे स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से और वो गए थे दांडी गुजरात तक। और ये कितनी डिस्टेंस थी, ये थी 240 माइल्स की, जिसमें कि इनने 10 माइल्स एवरी डे चला था। इसीलिए इन्होंने 78 वॉलंटियर्स को इसलिए रखा था जिससे कि जो जो लोग तेज तेज चलते हैं उन्हें ही इन्होंने अपने साथ रखा था। और इसको कवर करने में इन्हें टोटल 24 डेज लगे थे। ये 6 अप्रैल को पहुंच गए थे गुजरात में और इन्होंने वॉयलेट कर दिया था सॉल्ट लॉ को। तो यहीं से सॉल्ट मार्च की एंडिंग हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था। देखिए इन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ये साइन हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। इसके चलते गांधी जी मान गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स एग्री फॉर रिलीज द बाइकॉटेड टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और वो इसलिए मांगने गए थे क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने बंद कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया था जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसीलिए गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, बट नेगोशिएशन ब्रोक डाउन। और पर उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना बेकार हो गया और उसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो वो डिसअपॉइंटेड होके वापस लौट आए और ब्रिटिशर्स ने फिर से गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च करेंगे, बट इन 1934 उसने अपना मोमेंटम खो दिया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था उसको लोगों ने कैसे देखा। देखिए कंट्री साइड में जो पाटीदार थे गुजरात के और जो जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट रिवेन्यू पे करने से। और जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें। और पर वो लोग इस बात से डिसअपॉइंट थे कि 1932 में भी कॉल ऑफ कर लिया गया था मूवमेंट को बिना किसी रिवेन्यू कम हुए। तो इसीलिए उन्होंने 1934 में कुछ खास मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो पुअर पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनका अनपेड रेवेन्यू था वो लैंडलॉर्ड्स माफ कर दें। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया रेडिकल मूवमेंट, यानी कि जो लोग धर्म दल वाले थे उन्हें उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपना बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। तो 1927 में जो FICCI नाम की एक फेडरेशन थी उसे उन लोगों ने बिल्ड कर लिया था, जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि बिजनेस क्लास ने बनाया था। यहीं से पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला ने भी सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। After failure of Roundtable Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic। यानी कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड हुई थी उसमें जब गांधी जी डिसअपॉइंटेड होके आ गए थे तो बिजनेस क्लास ने सोचा कि अब हमें उसमें ज्यादा
पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी अपना मोमेंटम खो दिया। So industrial working class did not participate in civil disobedience movement except नागपुर। तो नागपुर के अलावा बाकी कहीं भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नहीं चलाया जा रहा था। There were strikes by railways workers in 1930। रेलवे वर्कर्स ने भी 1930 में वहां पे स्ट्राइक्स की और द लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन ऑल्सो कर। इसका ये भी फीचर था कि बहुत स्केल पे वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि क्या लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। They were not included untouchables, so they started themselves to call off Dalits or oppressed। देखिए गांधी जी मानते थे कि दलित्स को करना चाहिए सपोर्ट, पर कांग्रेस ने उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था। इसीलिए वो लोग सोचने लगे थे कि हम दलित हैं, ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि हमें सब लोग दबा सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें तब तक स्वराज नहीं मिल सकती जब तक अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। ऐसे हमें 100 years तक भी स्वराज नहीं मिल सकता। ही कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन। उन्होंने अनटचेबल्स को कहा हरिजन, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि हरि के जन है वो लोग। और उन्होंने सो बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। और आप लोग जैसे जानते होंगे कि बी आर अम्बेडकर भी दलित थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा दया आती थी दलित्स पे, तो इसीलिए उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में। वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स का, पर गांधी जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे यूनिटी जो थी पीपल्स की वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर सब लोग अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते। जैसे कि मुस्लिम्स थे हमारे यहाँ, सिख थे, जाट थे, बहुत सारे धर्म के लोग थे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। अंबेडकर एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड एंड साइन पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे हमारे गांधी जी की, तो इसीलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 साइन कर दिया, जिससे कि ये कहा गया कि सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर जनरल इलेक्टोरेट से ही होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम्स में कैसे एलिएशन आ गया, यानी कि उन लोगों को कैसे गुस्सा आ गया। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने जो सबको एक साथ इकट्ठा किया था, तो खिलाफत मूवमेंट के चलते हुए किया था, पर जब वो कॉल ऑफ कर दिया गया, तब से जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज थे। सो कांग्रेस जो थी वो अब ओपनली हिंदू रिलीजन को ही सपोर्ट कर रही थी, तो उसने हिंदू महासभा भी बना दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक वन लीडर थे मुस्लिम लीग के, जिन्होंने कहा कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना वैसे कुछ खास व्यक्ति नहीं थे, वो इसीलिए चाहते थे कि जिससे उन्हें राजगद्दी मिल पाए और वो राज कर पाए देश पे। All parties conference in 1928 dispersed when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed effort at compromises। और 1928 में जो मीटिंग बुलाई गई थी जिससे मुस्लिम्स और हिंदूज की एलिएशन खत्म हो जाए, उसमें जो M.R. जयकर थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज कर दिया था मुस्लिम्स को, इसीलिए मुस्लिम्स अभी भी रूठे हुए थे। तो इसीलिए डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था दोनों कमिटीज के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई वॉन्ट योर सपोर्ट।